मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं अपने पहले लेक्चर के वॉल्यूम 1 के बाद उसका एक द्वितीय भाग आपके सामने प्रैक्टिकल भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सीमांत लागत का विभाजन यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के विभाजन की कौन कौन सी तकनीकें हैं, सीमांत लागत की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले मैं आपको समीकरण विधि दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने समीकरण विधि प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका सूत्र है टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट x बराबर टोटल कास्ट। इसमें टोटल फिक्स कास्ट यानी कुल स्थिर लागत, वेरिएबल कास्ट यानी परिवर्तनशील लागत पर यूनिट, और x यानी उत्पादन की मात्रा। इस दोनों का योग T से टोटल कास्ट होता है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक अवधि में 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है जिसकी लागत आती है 40,000। अब दूसरी अवधि में 20,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, इस पे लागत आती है 50,000। अब यह पूछा जाता है कि स्थिर और परिवर्तनशील लागत क्या होगी। तो ऐसी दशा में स्थिर और परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए दोनों अवधियों के एक एक समीकरण बनाए जाएंगे, जिसमें पहला समीकरण बनेगा टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इनटू x यानी उत्पादन मात्रा। पहली दशा में हमने कितनी इकाइयों का उत्पादन मात्रा माना है? 15,000, तो ये 15,000 हो गया, बराबर टोटल कास्ट। पहली दशा में टोटल कास्ट हमने कितना माना है? 40,000। यानी पहली दशा में हमने कल्पना की है कि हम 15,000 इकाइयां उत्पादित कर रहे हैं जिसकी कुल लागत 40,000 है, और ये पहला समीकरण हमारा बनता है टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इंटू 15,000 बराबर 40,000। ये पहला समीकरण। दूसरी अवधि में हमने माना कि अब हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं? 20,000, और इनकी कुल लागत कितनी है? 50,000। तो दूसरा समीकरण बनेगा टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इनटू, अब दूसरे अवधि में हमने 20,000 इकाइयों की कल्पना की है जिनकी कुल लागत 50,000 आती है। ये दूसरा समीकरण होता है। अब ऐसी दशा में दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को घटाया जाता है। इस विधि में दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को घटाया जाता है। इस तरह यदि अपन देखें तो दूसरा समीकरण है टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इनटू 20,000 बराबर 50,000, और पहला समीकरण है टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इनटू 15,000 बराबर 40,000। ये अब इसमें घटाते हैं, पहले समीकरण में ये दूसरे समीकरण में पहले समीकरण की वैल्यू को घटाया जाता है, और घटाने के लिए हम टोटल फिक्स कास्ट को कैंसिल करेंगे तो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस होगा। इस तरह ये कैंसिल हो जाता है। अब ये 20,000 में 15,000 गया तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 5,000 बराबर 50,000 में 40,000 गया 10,000। इस तरह वेरिएबल कास्ट पर यूनिट पक्षांतर करेंगे तो ये 5,000 की फिगर इधर आके गुणा का भागित हो जाएगी, तो 10,000 भागित 5,000। इस प्रकार वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 2 रुपया आएगी। 5,000 एकम 5,000, 5,000 दूनी 2,000, 2 बार कटती है तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 2 रुपया आई। अब हम फिक्स कास्ट ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण में ये 2 रुपया फिक्स करते हैं। देखिए स्थिति क्या आती है, देखिए स्थिति आती है टोटल फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, ये हमने अभी कितना ज्ञात की है? 2
₹2। और हमने पहले समीकरण में कितनी वस्तु का उत्पादन किया था? 15,000। 2 गुणित 15,000 और इसकी कुल लागत थी ₹40,000। इस तरह टोटल फिक्स कास्ट प्लस 30,000 बराबर, ये 15 दूनी 30,000 बराबर 40,000। अब पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर ये 30,000 पक्षांतर होके इस तरफ आएगा, तो टोटल फिक्स कास्ट हो जाएगी 40,000 माइनस 30,000 बराबर टोटल फिक्स कास्ट बराबर 10,000। ये विधि है समीकरण विधि। अब इसके बाद हम दूसरे विधि में आते हैं, सीमांत लागत गणना की। हम दूसरी विधि में प्रवेश करते हैं। इस दूसरी विधि का नाम है उच्च एवं निम्न बिंदु, यानी इसमें उत्पादन और लागत की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है और इस आधार पर फिर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत की गणना करते हैं। हम भी कल्पना करते हैं कि एक स्तर उत्पादन का 10,000 उत्पादन की मात्रा है जिसकी लागत है 25,000। ये अधिकतम सीमा है कि हम 10,000 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसकी लागत है 25,000। और दूसरी दशा में हम 5,000 वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसकी लागत है 15,000। अब ऐसी दशा में हमसे स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत की गणना करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम वेरिएबल कास्ट पर यूनिट यानी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत याद करेंगे, जिसका सूत्र है कुल लागत में अंतर बटे उत्पादन मात्रा में अंतर। यदि हम कुल लागत में अंतर की ओर नजर मारें तो इसमें अधिकतम बिंदु है 25,000 और न्यूनतम बिंदु है 15,000। तो इसमें 25,000 माइनस 15,000 बटे, यदि उत्पादन मात्रा में अंतर पर नजर लगाई जाए तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी अधिकतम सीमा है 10,000 इकाइयां और न्यूनतम सीमा है 5,000 इकाइयां। तो इनमें अंतर आता है 10,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000 में 15,000 गया तो बचा 10,000 बटे 10,000 में 5,000 गया तो अंतर बचा 5,000। इस प्रकार यहां भी वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आता है ₹2 प्रति इकाई। अब ऐसी दशा में हमको टोटल फिक्स कास्ट ज्ञात करना है। ये हमने ज्ञात कर लिया परिवर्तनशील प्रति इकाई क्या है। अब ऐसी दशा में टोटल फिक्स कास्ट ज्ञात करने के लिए टोटल कास्ट में वेरिएबल कास्ट पर यूनिट गुणित उत्पादन की मात्रा सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां पर टोटल फिक्स कास्ट ज्ञात आएगी। पहली दशा में टोटल कास्ट थी 25,000, तो ये टोटल कास्ट की जगह लिख देंगे 25,000 माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। अभी हमने वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ज्ञात किया है ₹2 प्रति इकाई, तो यहाँ पर वेरिएबल कास्ट ₹2 आती है गुणित पहली दशा में उत्पादन की मात्रा है 10,000 इकाइयां, तो 2 गुणित 10,000 इकाइयां। तो टोटल फिक्स कास्ट आता है 25,000 माइनस 2 गुणित 10,000, 10 दूनी 20,000। इस तरह 25,000 में 20,000 गया तो टोटल फिक्स कास्ट की राशि इस विधि में ज्ञात होती है 5,000। ये स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत को विभक्त करने की दूसरी विधि है जिसे उच्च एवं निम्न बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसमें वेरिएबल कास्ट पर यूनिट ज्ञात करने का सूत्र है कुल लागत में अंतर बटे उत्पादन मात्रा में अंतर, और टोटल फिक्स कास्ट ज्ञात करने का सूत्र है टोटल कास्ट माइनस इन ब्रैकेट वेरिएबल कास्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट एक्स, यहाँ आउटपुट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह ये दूसरी विधि पूर्ण हुई। परिवर्तनशील एवं स्थिर लागत को बांटने की तीसरी और महत्वपूर्ण विधि न्यूनतम वर्ग रीति है। न्यूनतम वर्ग रीति में विभक्त करने का सूत्र है y बराबर a प्लस बी एक्स। यहाँ y
कुल लागत का प्रतिनिधित्व कर रही है, स्मॉल ए स्थिर लागत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्मॉल बी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत का प्रतिनिधित्व कर रही है और एक्स उत्पादन मात्रा का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस सूत्र से न्यूनतम वर्ग रीति से स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत ज्ञात करते हैं। इसमें हम कल्पना करते हैं कि एक व्यवहारिक प्रश्न में जनवरी से लेकर जून तक की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कुल 6 अवधियों की जानकारी दी गई है कि इनकी उत्पादन की मात्रा है 2000, 1700, 2200, 1900, 1800, 2400। इन 6 अवधियों का टोटल उत्पादन प्रश्न में दिया है 12000 और इन 6 अवधियों की लागत क्रमशः जनवरी महीने की 3000, फरवरी 2700, क्रमशः 3200, 2900, 2800 और 3400 है। इस तरह इनका योग 18000 आता है। अब इस प्रश्न को यदि हमको हल करना है तो हल करने की जो तकनीक है, सबसे पहले हम उत्पादन की मात्रा का समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समानांतर माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x की वैल्यू है 12000 और n की वैल्यू है कुल अवधियों की संख्या 6 है। इस प्रकार x बार की वैल्यू हमारे सामने आती है 2000। ये जो विचलन आया है 2000, इस समानांतर माध्य से पहला विचलन ज्ञात करेंगे और विचलन का सूत्र है, ये dx का सूत्र है कि जो भी विचलन है उस विचलन में समानांतर माध्य को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर वैल्यू है 2000, 2000 में 2000 गया तो इसकी शेष कुछ नहीं बचा। 1700 में 2000 गया तो माइनस 300, 2200 में 2000 गया तो प्लस 200, 1900 में 2000 गया तो माइनस 100, 1800 में 2000 गया तो माइनस 200, 2400 में 2000 गया तो प्लस 400 शेष बचता है। यहाँ गणना करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें धनात्मक संख्या कितनी है और ऋणात्मक संख्या कितनी है। तो धनात्मक संख्या 400 और 200 600 है, जबकि ऋणात्मक संख्या 300, एक 400 और 200 600 है। इस प्रकार इसका कोई वैल्यू नहीं बचा। अब इसी क्रम में हम लागत का भी समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये लागत की संख्या आपके सामने दी गई है 6 अवधियों की। टोटल लागत है 18000 और अवधियों की संख्या है 6। तो इस आधार पर सिग्मा y बराबर n, सिग्मा y की वैल्यू है 18000 और n की वैल्यू है 3। तो इस आधार पर तो ये अवधियों की संख्या है 6। इस आधार पर 18000 को 6 से विभक्त कर दें, 6 से विभक्त कर दें तो इसकी समानांतर माध्य y श्रेणी की 3000 की प्राप्ति होती है। अब इस 3000 से फिर हम विचलन निकालेंगे। जिस तरह x का विचलन निकाला गया था वैसे ही dy का विचलन निकालेंगे, जिसका सूत्र बनेगा dy माइनस y बार। इस आधार पर देखें तो पहला वैल्यू है 3000, 3000 में ये 3000 गया तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं बचता। 2700 में 3000 गया तो माइनस 300, 3200 में 3000 गया तो प्लस 200, 2900 में 3000 गया तो माइनस 100, 2800 में 3000 गया तो माइनस 2000 और 3400 में 3000 गया, चूंकि 3400 बड़ा है तो बचा राशि प्लस की होगी।
इसमें भी प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान से देखें तो +4 और 2 600 ज्ञात होते हैं, जबकि माइनस चिन्ह 300, एक 400, 2 600 माइनस चिन्ह हमें ज्ञात होते हैं। इस प्रकार इसकी भी कोई वैल्यू शेष नहीं बचती। अब इसके बाद हमारे पास दो वैल्यू dx और dy, इन दोनों का गुणा करेंगे। ये है dx और ये है dy। dx की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो दोनों का गुणनफल भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ -300, ये -300, इन 300 गुणित 300 करेंगे तो 90,000 आता है, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो संख्या प्लस में आएगी 90,000। इसी तरह 200 और 200, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 200 गुणित 200 40,000 राशि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगला देखें 100 गुणित 100, इसका विचलन है 100, इसका विचलन है 100, दोनों का यदि हम गुणा करें तो आता है 10,000। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस फल प्लस में प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर 200 और 200, 200 और 200 का आपस में गुणा करेंगे तो हमको 40,000 की प्राप्ति होगी। ये दोनों माइनस इंटू माइनस हैं, तो फल हमेशा प्लस में ही आएगा, क्योंकि समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। इसी प्रकार 400 गुणित 400 का यदि हम गुणा करें तो 400 गुणित 400 का करने पर 1,60,000 की प्राप्ति होती है। चूंकि दोनों प्लस हैं तो इसका फल भी प्लस में रहेगा। इस तरह यदि हम इन सारी संख्याओं का योग करें तो हमें योग के रूप में 3,40,000 की राशि प्राप्त होती है। अब इसके बाद आखिरी कॉलम है dx, जो हमने dx का विचलन निकाला है उसका स्क्वायर निकालेंगे। क्योंकि पहला dx की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। दूसरे में 300 है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या से गुणा करना। जैसे यहाँ 300 है तो 300 का 300 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 90,000। इसी प्रकार 200 का 200 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 40,000, और इसके बाद 100 का 100 से गुणा करेंगे तो आएगी 10,000। इसी क्रम में ये 200 विचलन है, 200 को 200 से गुणा करेंगे तो पुनः 40,000 की प्राप्ति होगी। और नीचे और सबसे आखिरी आइटम है 400 का विचलन का वर्ग निकालेंगे तो 400 गुणित 400 तो हमें 1,60,000 की प्राप्ति होगी। इस तरह इन सारे मदों का योग करें तो वह योग भी हमें 3,40,000 के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रति इकाई, यहाँ पर हमने परिवर्तनशील प्रति इकाई छोटा b माना है, छोटा b परिवर्तनशील इकाई। और परिवर्तनशील इकाई ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है सिग्मा xy बटे सिग्मा x स्क्वायर। इसमें xy की वैल्यू है 3,40,000 और सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू है 3,40,000। इस तरह 3,40,000 और 3,40,000 विभक्त करने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 1 रुपया ज्ञात होती है। अब ऐसी दशा में हम स्थिर लागत ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे, और वो सूत्र है, स्थिर लागत ज्ञात करने का सूत्र है y बार। सूत्र है y बार माइनस x बार गुणित प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत है y बार की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 3,000, y बार की वैल्यू है 3,000 माइनस x बार की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की 2,000, और स्मॉल b की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की 1 रुपया। तो स्थिर लागत की वैल्यू हुई 3,000 माइनस ये 2,000 गुणित 1,
आएगा 2000, इस तरह स्थिर लागत 1000 ज्ञात होता है। ये न्यूनतम वर्ग विधि है। तीनों विधियों से सीमांत लागत लेखांकन विधि के तहत स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का विभाजन किया जाता है। यदि इस संबंध में किसी को कहीं भी कुछ क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। धन्यवाद।